आचार्य प्रमोद कृष्णन तेलंगाना में भी कांग्रेस का तेल निकालने के मूड में दिख रहे हैं। अमित शाह ने मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने और फिर हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का मुद्दा ऐसा उठाया जिसमें कांग्रेस और बीआरएस दोनों ही उलझकर रह गए। बीजेपी के दांव का कोई तोड़ कांग्रेस खोज पाती, इसके पहले ही आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अपना पासा फेंक दिया। आचार्य ने सीधे तौर पर बीजेपी का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला किया वो बीजेपी के लिए लाभदायक ही साबित होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी साहब का बस चले तो वो हैदराबाद का नाम बदलकर पाकिस्तान रख दें, उसमें उनको ज्यादा खुशी होगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के हैदराबाद का नाम भाग्यनगर किए जाने के बयान पर कहा कि हैदराबाद का नाम बदलने का आपका ख्वाब ही रहेगा। असल में ग्रेटर हैदराबाद नगर परिषद के चुनाव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने की बात कही थी। तब भी बीजेपी के लिए यह फायदेमंद साबित हुआ था और अब विधानसभा चुनाव के दौरान तो यह सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। इसलिए अमित शाह ने कहा, ये हैदर कौन है, ये हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे हम, और ये बात तेलंगाना के लोगों को काफी पसंद आ रही है। दूसरी बात, मुस्लिम आरक्षण की देश में सिर्फ तेलंगाना में ही 4% मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा रहा है और इस बात को लेकर तेलंगाना में काफी बेचैनी है और बीजेपी उस बेचैनी को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो रही है। आचार्य यही नहीं रुके, उन्होंने यूपी विधानसभा में मोबाइल फोन और झंडे और बैनर पर रोक लगाने के फैसले पर कहा कि मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। संसद या विधानसभा में हुड़दंग नहीं होना चाहिए। संसद या विधानसभा तर्क वितर्क के लिए बने हैं, ऐसे फैसले देश के संसद में भी लागू होने चाहिए। कांग्रेस योगी सरकार के इस फैसले के विरोध में है, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अपने बयान के सहारे कांग्रेस को एक और गहरी चोट दे दी है। हाल ही में पीएम मोदी ने लड़ाकू विमान तेजस की सवारी की थी, जिसकी तस्वीर साझा करके कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियों ने उन पर तंज कसा था। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इस मुद्दे पर भी कांग्रेस और टीएमसी को आईना दिखाया। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने टीएमसी सांसद डॉक्टर शांतनु सेन के बयान पर कहा, सवाल ये नहीं कि तेजस के बारे में कोई क्या बोल रहा है, तेजस किसी एक नेता का नहीं बल्कि भारतीय सेना और देश का है। किसी भी नेता को तेजस के बारे में गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। तेजस पर किसी सांसद का ऐसा बयान देशद्रोह है। किसी भी सांसद को तेजस के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है और पीएम मोदी ये तो नहीं कहेंगे कि कांग्रेस जीतेगी, इसलिए वो कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। कपिल सिब्बल राजनीतिक वजह से चाहते थे कि अयोध्या मामले की सुनवाई 2019 के चुनाव के बाद हो और मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन चाहते थे कि एक बड़े संवैधानिक पीठ को फैसला दिया जाए, लेकिन तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा इस मामले को टालना नहीं चाहते थे। तो कपिल सिब्बल सहित विपक्षी दलों ने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर ली ताकि अयोध्या मामले की सुनवाई टल जाए। इतना ही नहीं, मामले को लटकाने के लिए एक व्यक्ति कोर्ट रूम में घुसने की कोशिश करने लगा। अगर वो घुस जाता तो हंगामा होता और सुनवाई टालनी पड़ती। मतलब कपिल सिब्बल और विपक्षी दलों ने अपनी तरफ से हर वो हथकंडा अपनाया जिससे राम मंदिर का मामला सुलझ न पाता। लेकिन अब तो फैसला भी हो गया और मंदिर के उद्घाटन की तारीख भी सामने आ गई। भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अपनी आत्मकथा में कपिल सिब्बल और कांग्रेस की घटिया चाल का पूरा खुलासा किया। रंजन गोगोई ने अपनी कथा जस्टिस फॉर द जज में लिखा है कि अप्रैल मई 2018 में महाभियोग वाला हंगामा खड़ा किया गया और कई लोग मानते हैं कि उन्हें अयोध्या केस की सुनवाई से रोकने के लिए ये सब किया गया था। उसी समय राफेल विमान डील और एनसीआर के खिलाफ भी सुनवाई चल रही थी। रंजन गोगोई ने लिखा कि उनकी पूर्ववर्ती में अयोध्या केस की सुनवाई शुरू हो चुकी थी और उन्होंने बस इसे आगे ही बढ़ाया था। कांग्रेस समेत 7 विपक्षी दलों एनसीपी, सपा, बसपा, सीपीआई, मुस्लिम लीग और जेएमएम ने जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए तत्कालीन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के समक्ष 71 सांसदों के हस्ताक्षर का प्रस्ताव रखा। कपिल सिब्बल इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। तब केंद्रीय मंत्री रहे अरुण जेटली ने बताया था कि कैसे महाभियोग की प्रक्रिया को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जस्टिस रंजन गोगोई ने बताया कि कैसे उस समय की उनकी अनुमति के बिना ही इस केस को 4 जनवरी 2019 को लिस्ट कर दिया गया था। रंजन गोगोई ने ही 5 जजेस की पीठ को मामला सौंपने का निर्णय लिया था। इसमें उनके अलावा एसएस बोबड़े, एनवी रमन्ना, यूयू ललित और डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे।
लेकिन राजीव धवन ने यूयू ललित के नाम पर आपत्ति जता दी और कहा वो बतौर वकील कभी इससे जुड़े मामले से जुड़े रहे हैं। वहीं एनवी रमन्ना ने भी इससे खुद को अलग कर लिया। इन दोनों के स्थान पर जस्टिस अब्दुल नजीर के और जस्टिस अशोक भूषण का नाम तय किया गया। 6 अगस्त 2019 को सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी। जस्टिस रंजन गोगोई अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि सुनवाई जैसे जैसे आगे बढ़ी, कोर्ट में भीड़ बढ़ती चली गई और कई वकील वहां मौजूद रहते थे। शुरू में राजीव धवन ने अधिक समय की मांग की और जजेस पर ही टिप्पणी करते हुए कहा कि चंद्रचूड़ के अलावा किसी ने सारे दस्तावेजों को ठीक से अध्ययन नहीं किया और ऐसे वाकये होते रहते हैं। कई बार जजेस ने जवाब भी दिया। सप्ताह में 5 दिन सुनवाई का निर्णय लिया गया। रंजन गोगोई का रिटायरमेंट नजदीक आ रहा है और ऐसे में शाम 5 बजे तक सुनवाई चलती थी। 16 अक्टूबर तक यह सुनवाई चली। उन्होंने एक बड़े रोचक वाकये का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की उस सुनवाई में घुसना चाहता था और उससे इसके लिए सेक्रेटरी जनरल के माध्यम से संदेश भेजा गया। हालांकि उसके इरादे रंजन गोगोई को नेक नहीं लगे और उन्होंने किसी भी कीमत पर एंट्री न देने को कहा। दोपहर 2 बजे उसने फिर अनुमति मांगी, लेकिन उसे 2 घंटे रुकने को कहा। रंजन गोगोई ने लिखा कि अगर वो बीच में घुस गया होता तो सुनवाई स्थगित करनी पड़ती और तारीख देनी पड़ती। अंततः उन्होंने कहा कि अब बहुत हुआ, अब जजमेंट रिजर्व होने की घोषणा है। वो आखिर वो दिन भी आ ही गया जब अयोध्या मामले पर फैसला सुनाया गया और अब वही दिन करीब है जब राम मंदिर में लोग रामलला के दर्शन करने के लिए जा सकेंगे। पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब में महात्मा गांधी को बाहर कर दिया और अब नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वजह यह कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नीतीश कुमार और लालू यादव की वोट बैंक की सियासत में फिट नहीं बैठते। बड़ी बात यह कि ये वही लोग हैं जो बीजेपी पर यह आरोप लगाते रहे कि बीजेपी हेडगेवार और सावरकर को अपना नेता मानती है, महात्मा गांधी को नहीं। लेकिन बीजेपी की सरकारों ने अब तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन अब कांग्रेस सहित ये विपक्षी दल महात्मा गांधी से किनारा करने लगे। बिहार में अब न तो महात्मा गांधी की जयंती की छुट्टी होगी और न ही कम्युनिस्टों के प्रिय मजदूर दिवस की। लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों ही नीतीश कुमार की सियासत पर चुप्पी साध गए। बिहार में स्कूलों की छुट्टियों के कैलेंडर को लेकर बवाल मचा हुआ है। नीतीश ने कैलेंडर के लिए बिहार को सबसे पहले हिंदू और मुस्लिमों में बांट दिया। मुस्लिम स्कूल्स में जुमे की साप्ताहिक छुट्टी होगी और हिंदुओं के स्कूल में रविवार को। ईद और बकरीद पर छुट्टियां बढ़ाकर 3 दिन की कर दी गई है और दूसरी तरफ रक्षाबंधन, महाशिवरात्रि जैसे कई उत्सवों की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया। बीजेपी ने इसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार कह डाला। बीजेपी ने बिहार सरकार के फैसले पर इसे सवाल उठाते हुए तुगलक की फरमान बताया है। मुस्लिम समुदाय के लिए रामनवमी, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, तीज और बसंत पंचमी की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया और इसके एवज में ईद और बकरीद की छुट्टियों को 3-3 दिन का बढ़ा दिया गया है। बिहार बीजेपी के नेताओं ने तंज कसा। इससे अच्छा तो यही होता कि नीतीश सरकार बिहार को इस्लामिक स्टेट ऑफ बिहार घोषित कर दे। इस बीच बिहार सरकार के इस फैसले में नीतीश कुमार की एक और तुष्टीकरण भरी चाल नजर आई है। वो है गांधी जयंती की छुट्टी को कैंसिल करना और अंबेडकर जयंती की छुट्टी जारी रखना। गांधी जयंती ही नहीं, मजदूर दिवस की छुट्टी भी खत्म कर दी गई है, पर अंबेडकर जयंती के दिन छुट्टी उर्दू स्कूल्स में और गैर उर्दू स्कूल्स दोनों ही जगहों पर जारी रहेगी। मतलब साफ है कि इसे लेकर बिहार में फिर से सियासी घमासान मचना तय है। अब तक ये संकेत मिल रहा था कि राजनीतिक दल खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर झुका दिखाने की कोशिश कर रहे थे। यही कारण था कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जैसे भी मुसलमानों को हाशिए पर रखना शुरू कर चुके थे। अपने आप को मुसलमानों का हितैषी कहने वाले दलों ने भी मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारने में कटौती कर दी थी। इस बार हो रहे विधानसभा चुनावों में फिर से पुराना ट्रेंड जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। बीजेपी विरोधी सभी पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए खुलकर हर चाल चल रही हैं। तेलंगाना में बीआरएस ने मुस्लिम कम्युनिटी के अलग आईटी पार्क बनाने की घोषणा की तो कांग्रेस ने मुस्लिम मैनिफेस्टो ही जारी कर दिया और अब स्कूल्स की छुट्टियों के बीच हिंदू मुसलमान की खाई खड़ी कर नीतीश कुमार इन सब से एक कदम आगे बढ़ गए। इसके फायदे नीतीश कुमार को दिख रहे हैं तो बड़ा नुकसान भी साथ है जो शायद नीतीश कुमार नहीं देख पा रहे।
अरविंद केजरीवाल देश की सियासत के ऐसे आइटम हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट भी बार बार आदेश दे, डांट लगाए, दबाव डाले, लेकिन अरविंद केजरीवाल आदेशों को पालन नहीं करते। मामला चाहे दिल्ली के प्रदूषण का हो या फिर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS प्रोजेक्ट की फंडिंग के। पिछले दिनों इन दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमकर फटकारा, लेकिन केजरीवाल टस से मस नहीं हुए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कोई बात नहीं मानी। कोर्ट के सामने हर बार बहाने बनाए, केंद्र सरकार और दूसरे राज्यों पर आरोप लगाए और जमकर सियासत की। सिवा काम करने के पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के विज्ञापन बजट को जब्त करने का आदेश तक दे डाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1 सप्ताह का वक्त देते हुए अपने आदेश को रोक दिया और कहा था कि इस दौरान RRTC की पूरी फंडिंग कर दी जाए। लेकिन केजरीवाल ने बड़ी चालाकी से पैसे तो ट्रांसफर किए, लेकिन पूरा फंड नहीं दिया। केजरीवाल की इस ओछी हरकत पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गई और उसने एक बार फिर केजरीवाल को खरी खोटी सुना दी। दिल्ली सरकार की ओर से कोर्ट के आदेश के मुताबिक पूरा पैसा नहीं दिए जाने की वजह से कोर्ट ने नाराजगी जताई और कई सख्त टिप्पणियां की। कोर्ट ने 1 सप्ताह की मोहलत देते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार को पैसा देने को कहा था। जस्टिस SK कौल और S धोलिया की बेंच ने कहा कि समस्या यह है जिसके लिए आप बाध्य हैं, वह पैसा देने के लिए भी आपकी बाह मरोड़नी पड़ेगी। हम इसे बार बार नहीं कहेंगे, भुगतान कीजिए जो आपको करना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तब कही जब दिल्ली सरकार की ओर से बताया गया कि कुछ ट्रांसफर किया गया है। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि आप विज्ञापन के लिए 500 कुछ करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए 400 कुछ करोड़ रुपए आप ऐसा नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह दिल्ली सरकार के विज्ञापन बजट से RRTS प्रोजेक्ट के लिए पैसा ट्रांसफर करने का आदेश पारित कर दिया था। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार को 1 सप्ताह की मोहलत देते हुए अपने आदेश के अमल पर रोक लगा दी थी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार इन दिनों यादों के झरोखे से काफी झांकने लगे हैं और ये सब वे जब जब करते हैं हर बार लालू राबड़ी का जंगल राज उन्हें दिखने लगता है और वे RJD के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा 1-2 बार नहीं बल्कि इन दिनों बार बार हो रहा है। नीतीश कुमार के इस प्लेबैक सियासत पर एक न एक दिन लालू यादव के सब्र का पैमाना छलकना था और वो छलक गया। RJD के नेता शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार को जमकर खरी खोटी सुना दी। असल में नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान RJD के जंगल राज को याद करते हुए कहा कि पहले कोई शाम के बाद अपने घर से थोड़े निकलता था, वो तो जब हम सत्ता में आए तो सड़कें बनने से लेकर सब कुछ किया। नीतीश कुमार के इस बयान से नाराज होकर शिवानंद तिवारी ने कहा कि हर नेता को यही लगता है कि जब वो सत्ता में आया तब काम शुरू हुआ। नीतीश कुमार भी आए दिन लालू राबड़ी शासनकाल पर सवाल उठाते रहते हैं। शिवानंद तिवारी ने सलाह देते हुए कहा कि नीतीश कुमार को बिहार में रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। नीतीश को लेकर जो पलायन हो रहा है, नौकरियों को लेकर जो पलायन हो रहा है, इसको रोकने की आवश्यकता है। शिवानंद तिवारी ने कर्पूरी ठाकुर के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों एवं वैसे जैसे समाज से लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री बनने और दलित समाज के बदलने के लक्ष्य को लेकर किए जाने वाले कार्यों की याद दिलाई। उन्होंने बताया कि 1990 मार्च में एक योजना शुरू की गई जिससे दलित समाज में जीवन में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हुई। इंदिरा आवास योजना के तहत 2 वर्षों में 60,000 मकान दिए गए, जबकि 1996 तक 3 लाख मकान बनाए गए। राजधानी पटना में भी पक्का मकान बनाकर दलित को उपलब्ध करवाया गया। अब उन दलितों का परिवार बड़ा हो गया है, उनके आवासों को विस्तारित करने और उन्हें बेहतर आवास दिए जाने की आवश्यकता है। नीतीश कुमार ने कहा था कि साल 2005 से पहले राज्य की क्या स्थिति थी। शाम के बाद घर से बाहर लोग निकल नहीं पाते थे, बच्चियां कहां पढ़ पाती थीं। हमने बच्चे और बच्चियों को पढ़ने का इंतजाम कराया और जब से हमने पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है तो हर जगह महिलाएं दिखती हैं।